अनूपा बहुत ही अच्छी और सरल स्वभाव की महिला थी, लेकिन उसकी सोच जरा पुरानी थी। उसके पति का निधन सालों पहले हो गया था और उसका केवल एक ही बेटा था जिसका नाम केवल था। और वह उसके रिश्ते की प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहती है, हे प्रभु, मेरे लल्ला का घर बसा दे। मैं अपनी बहू के हाथ से मोतीचूर के लड्डू बनवाकर तुम्हें भोग लगवाऊंगी। अनूपा ये बोलती है और वहीं दूसरी तरफ शिक्षा अपने मोबाइल से ऑनलाइन रेसिपी देखकर भरवा करेले बना ही रही होती है, जिसकी खुशबू सूंघते हुए शिक्षा कहती है, अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। माँ जब ये करेले खाएगी ना तो खुश हो जाएगी। फिर माँ और भैया को खाना खिला के मुझे काम पर भी तो जाना है। शिक्षा ये बोलती है और 2 थाली में खाना सजा देती है और ड्राइंग रूम में जाती है। एक थाली वो अपने भाई को खाने को देती है और एक वो अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर के आगे रख कर कहती है, माँ, आज आपकी बेटी ने आपकी पसंद के भरवा करेले बनाए हैं, आप ये खा लो। आप खा लोगी तो फिर ये खाकर चली जाऊंगी। आज आपका जन्मदिन है ना माँ, एक निवाला तो खा लो। याद है जब मैं छोटी थी तो हम एक ही थाली में 7 खाना खाते थे। शिक्षा आंखों से अपनी माँ की तस्वीर से ये बोलती है और तभी उसका भाई मानव आकर उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, अरे मेरी बहन, तू इतनी बड़ी हो गई, मुझे तो पता भी नहीं चला। माँ तो हमें सालों पहले एक दुर्घटना में छोड़ गई, लेकिन तूने इस घर को संभाला, रसोई को संभाला, सब कुछ अच्छे से निभाया है तूने। बस अब तेरा रिश्ता अच्छे घर में हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। भैया, माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, अब मैं काम पे निकलती हूँ वरना देर हो जाएगी। शिक्षा ये बोलकर अपने रेस्टोरेंट निकल जाती है। वो वहाँ एक कुक का काम किया करती थी और सबको उसके हाथों का स्वाद बड़ा ही पसंद था। उसने और उसके भाई ने अपनी माँ को खोने के बाद सब कुछ खुद ही संभाल लिया था। दोनों भाई बहन मिलकर नौकरी करते और शिक्षा घर भी संभाला करती। शिक्षा के रेस्टोरेंट में रोज केवल आया करता, बस शिक्षा को देखने के लिए और उसके हाथ का खाना खाने, क्योंकि उसे शिक्षा और उसके हाथ का खाना दोनों ही बहुत पसंद थे। दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती थी और एक दिन वो हिम्मत करके शिक्षा से कहता है, शिक्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे लगता है हमें एक दूसरे को थोड़ा समय तो देना चाहिए। जिसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं और कुछ समय बाद जब दोनों के बीच प्यार पनप जाता है तो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के अगले दिन शिक्षा अपनी पहली रसोई में खाना बना रही होती है और उसके पास अनूपा आकर कहती है, क्या बात है बहू, तू तो बड़ी समझदार है। मुझे लगा था तू मुझे सोई हुई मिलेगी और तुझे पहली रसोई की रस्म याद दिलवानी पड़ेगी। माँ जी, मैंने शुरू से ही सब संभाला है तो मुझे सब याद था और मैंने केवल से परिवार वालों की पसंद पूछकर सबकी पसंद का खाना बना दिया है। बस आप खा लीजिए, फिर मैं रेस्टोरेंट चली जाती हूँ। रेस्टोरेंट? क्यों बहू, तुझे वहाँ कोई काम है क्या? माँ जी, मैं तो वहाँ काम करती हूँ तो काम तो होगा ही ना, और मैंने बस शादी के लिए छुट्टी ली थी और आज मुझे ज्वाइन करना है। कोई जरूरत नहीं है बहू, कोई काम वाम पर नहीं जाना। मेरे बेटे की कमाई हम तीनों के पेट भरने के लिए काफी है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। शिक्षा शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उसकी सास उसे नौकरी करने से मना कर देती है और शिक्षा उदास रहने लगती है। और एक दिन वो रसोई में जाती है और खुद से कहती है, अगर माँ जी मुझे बाहर जाकर काम करने नहीं दे सकती हैं, तो मैं क्या करूँ? अब उनको कैसे बताऊँ कि मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है और घर का काम भी जल्दी हो जाता है। एक काम करती हूँ, जल्दी से आज सबकी पसंद का बढ़िया सा खाना बना देती हूँ, जिसे बनाने में थोड़ी देर भी लगे और मेरा मन भी लगा रहे। शिक्षा ये बोलकर रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने लगती है, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। कुछ देर बाद केवल वहाँ आता है और कहता है, क्या बात है शिक्षा, ऐसा क्या बनाया है जो पूरा मोहल्ला महक रहा है? जी, घर में कुछ काम करने को था ही नहीं तो मैंने आपके लिए दम बिरयानी
और माँ जी के लिए पंचरत्न थाली बनाई थी। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। शिक्षा ये बोलकर खाना खाने चली जाती है और सब जब खाना खाते हैं तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन केवल नोटिस करता है कि शिक्षा अब बहुत ज्यादा गुमसुम रहने लगी थी और ये देखकर वो उससे पूछता है, क्या बात है? मैंने देखा आजकल तो बहुत शांत रहती हो, चुप चुप रहती हो। सब ठीक तो है ना? जी आप तो जानते हो ना कि मुझे काम करने की आदत है। माँ जी ने मेरी नौकरी छुड़वा दी। अब मैं घर पर बहुत बोर हो जाती हूँ, बस इसीलिए। शिक्षा और केवल इस बात से अनजान थे कि अनुपा कान लगाए उनकी बात सुन रही थी और ये बात सुनकर वो कमरे में आकर बोलती है, देख बहू, तुझे मेरे बेटे के कान भरने हैं तो भर ले, लेकिन मेरी बहू बाहर जाकर काम नहीं करेगी तो मतलब नहीं करेगी। पर माँ, बोल दिया तो बोल दिया। तो सुन केवल, तू मेरा लाडला है, इसीलिए मैंने गैर बिरादरी की लड़की से तेरी लव मैरिज स्वीकार कर ली, लेकिन इसके बाहर जाकर काम करने की शर्त मैं नहीं मान सकती। अनुपा ये बोलकर चली जाती है और शिक्षा और भी ज्यादा उदास हो जाती है, जिस वजह से अब वो घर से बाहर कम जाया करती। और एक दिन उसे बहुत तेज बुखार था तो केवल बाहर से खाना मंगवा लेता है और जब ये सब परिवार वाले खाना खाने बैठते हैं तो अनुपा खाना खाकर कहती है, वाह वाह, ये खाना बाहर से है लेकिन बड़ा स्वाद बना है। अपनी माँ की बात सुनकर केवल खाना खाता है तो उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। शिक्षा, अगर माँ ने जैसा बोला है उस हिसाब से हम चले तो तुम बाहर काम नहीं कर सकती, लेकिन घर में तो कर सकती हो ना। तुम अपने रसोई में कुछ भी बना के ऑनलाइन भी डाल सकती हो। केवल की बात सुनकर वो आस भरी नजर से अनुपा को देखती है और अनुपा कहती है, हाँ ठीक है, अगर बहू घर से कोई काम करना चाहती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। बहू घर से अपनी ऑनलाइन रसोई चला सकती है। अब अनुपा की बात सुनकर शिक्षा बहुत खुश हो जाती है और अपने घर से ऑनलाइन रसोई यानी क्लाउड किचन शुरू करती है। धीरे धीरे जब उसका काम अच्छा चलने लगता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरा काम अच्छा चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम YouTube पर वीडियो और इंस्टा पर रील डालें, वो भी खाना बनाते हुए। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो क्या हम ये काम कर सकते हैं? ठीक है बहू, कर ले, लेकिन तू बार बार हम क्यों कर रही है? और तुझे ये करना है तो करना। माँ जी, मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ वीडियो बनवाएं, क्योंकि मुझे अपने साथ एक साथी की जरूरत है। अब मेरी माँ के जाने के बाद आप ही तो मेरी माँ हो ना, और पूरे इंटरनेट पर कोई सास बहू की जोड़ी साथ खाना नहीं बनाती है, तो क्या आप मेरे साथ वीडियो बनाओगी? शिक्षा अपनी सास से इमोशनल बात करती है, जिसे सुनकर अब अनुपा मान जाती है। शुरू में तो उसको वीडियो बनाने में शर्म आती है, लेकिन जब लोग उसे जानने लगते हैं तो वो अपनी बहू के साथ वीडियो बनाने लगती है। धीरे धीरे उनका चैनल अच्छा चलने लगता है और दोनों सास बहू बहुत फेमस हो जाती है और बहू की ऑनलाइन रसोई से लोग खाना भी मंगवाते हैं और ऑनलाइन बहू को खाना बनाते देखकर तरह तरह का खाना बनाना सीखते भी हैं। पार्वती एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी, जिसकी शादी एक धीमेश नाम की लड़की के साथ हो जाती है। जहां एक तरफ पार्वती कम पढ़ी लिखी और पुराने ख्यालात वाली लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ धीमेश अच्छा खासा पढ़ा लिखा और मॉडर्न ख्यालात वाला था, जिसके चलते वो पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक रोज सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी पार्वती पराठे लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास सरिता उससे कहती है, बस कर पार्वती बहू, हमें अब कुछ भी नहीं चाहिए। तू भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर ले। सुबह सबसे जल्दी उठती है और उठते ही रसोई में घुस जाती है। सबके लिए सबकी पसंद का नाश्ता बनाती है। कितना ख्याल रखती है तू सबका। माँ, अब इसके पास काम ही क्या है? पूरे दिन घर में बैठ के करेगी भी तो क्या करेगी? तो अगर सभी घर वालों का ध्यान रखती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसलिए इसे ना इतना सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे आज तक कभी इसकी कोई अच्छाई दिखाई दी जो आज दिखाई देगी? तुझे तो बस हमेशा मेरी बहू की कमी ही दिखाई देती है। लेकिन ये याद रख कि इसी की वजह से आज हम सभी लोग साथ बैठे हुए हैं। मेरी बहू हमेशा सभी घर वालों को साथ लेकर चलती है, कभी अपने बारे में नहीं सोचती है, हमेशा अपने परिवार वालों के बारे में सोचती है। मेरी बहू बिल्कुल टीवी सीरियल वाली अनुपमा जैसी है और तू बिल्कुल उसके पति वनराज जैसा।
क्या बात है दादी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। चाचू ना बिल्कुल वनराज जैसे ही हैं, हमेशा चाची को गुस्सा करते रहते हैं। जैसे टीवी सीरियल में वो हमेशा अनुपमा को ताना मारता रहता है ना, वैसे ही चाचू चाची को ताना मारते हैं। आप लोग अब बहस करना बंद करिए, आराम से बैठकर नाश्ता करिए। वैसे भी मेरे नाश्ते को लेकर आप लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आज फास्ट है। इसीलिए अब इस बात को यही खत्म करिए। और अंशिका, अपने से बड़ों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आगे से ऐसा मत करना। मुझे सब पता है, तुम मेरे पीठ पीछे मेरे घर वालों को मेरे ही खिलाफ भड़काती रहती हो ताकि सब तुम्हें अच्छा और मुझे बुरा समझे, लेकिन ये ठीक नहीं है। और अंशिका, तुम और माँ जितना जल्दी हो ना ये अनुपमा का सीरियल देखना आप दोनों बंद कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। आप लोगों पर सीरियल का कुछ ज्यादा ही भूत चढ़ गया है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। धीमेश इतना कहकर गुस्से में अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वो आंखें बंद करके टेबल पर सर रख के अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी वहाँ उसी के ऑफिस में काम कर रही एक रूपाली नाम की लड़की आती है और उसके करीब जाकर उसके सर पर हाथ फेरती है। तभी धीमेश झटके से उठता है और रूपाली को अपने से दूर करते हुए कहता है, यार मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऑफिस में ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑफिस में ना तुम मुझसे दूर रहा करो, लेकिन तुम हो कि तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती। धीमेश, कभी कभी तुम्हारा ऐसा बर्ताव देखकर मुझे तो लगता है कि कहीं तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ। आज कितने टाइम बाद तुम मुझसे मिल रहे हो, एक बार भी तुमने मुझे गले लगाकर ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, ऊपर से मुझ पर आकर चिल्ला रहे हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे यार तुम तो गुस्सा हो गई, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो ना, यहाँ लोग छोटी छोटी बातों का बखेरा बना देते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे और मेरे रिश्ते का मजाक उड़ाए। बस इसलिए तुम्हें दूर रहने के लिए कहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो हमारे रिश्ते को नाम क्यों नहीं दे देते हो? कर लो ना मुझसे शादी और रख लो हमेशा के लिए मुझे अपने पास। मैं तो कब से तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार बैठी हुई हूँ, लेकिन एक तुम हो, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं। शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता हूँ यार। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो लोग उस पार्वती से प्यार करते हैं, और जब तक वो पार्वती मेरे घर में है ना, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं कैसे क्या करूँ, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक मैं तुम्हें तुम्हारी उस गवार पत्नी के साथ बांटती रहूंगी? तुम अभी जाओ, मैं बाद में सोचूंगा इस बारे में। धीमेश के कहने पर रूपाली वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद धीमेश अपने ऑफिस के कामों में लग जाता है। समय बीतता है, तभी एक रोज शाम के समय धीमेश ऑफिस से घर आता है और देखता है कि पूरा घर सजा हुआ है और सभी घर वाले अपने हाथों में गिफ्ट के पैकेट लिए एक दूसरे को दिखाते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। तभी वो उनके पास जाकर कहता है, क्या बात है, आज घर में तो सभी लोगों के पास गिफ्ट है। किसी की लॉटरी लगी है क्या? कौन लेकर आया है इतने सारे गिफ्ट? और कौन लेकर आएगा? हमारे घर की अनुपमा बहू लेकर आई है। एक वही तो है घर में जिसे घर के सभी लोगों की जरूरतों का ख्याल रहता है। क्या माँ जी, आप तो हमेशा बेवजह मेरी इतनी तारीफ करती रहती हैं। इस घर की बहू होने के नाते ये सब करना तो मेरा फर्ज बनता है। आप लोगों को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सही कहा पार्वती ने। वैसे माँ, आपकी बहू का नाम पार्वती है, ना कि अनुपमा, लेकिन लगता है ना आप लोगों पर अनुपमा का भूत कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। वैसे घर की साज सजावट और सबके लिए नए नए गिफ्ट क्यों है, जान सकता हूँ मैं? वो आज अंशिका का जन्मदिन था, तो ये सब उसी की खुशी में था, और मैंने सोचा सिर्फ अंशिका को गिफ्ट देने से अच्छा है क्यों ना मैं सबके लिए ही गिफ्ट ले आऊं। इसीलिए मैंने सबके लिए गिफ्ट ले लिए। आपका गिफ्ट कमरे में रखा हुआ है, सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, तब हम सब केक कट करेंगे। बहू, वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरा गिफ्ट कहाँ है? तू अपने लिए नए कपड़े लेकर नहीं आई है क्या? वो माँ जी, सारे पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। लेकिन अब चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं जिससे मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैं वही पहन लूंगी। अब आप लोग टाइम खराब मत करिए, जल्दी से तैयार होकर आइए। पार्वती के कहने पर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद सभी नए कपड़े पहनकर केक कटिंग के लिए हॉल में आते हैं, जिसके बाद सभी लोग केक कट करके पार्टी करते हैं। सभी लोगों को पार्वती का सरप्राइज बहुत पसंद आता है और सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं, सिवाय धर्मेश के। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक रोज सुबह के समय पार्वती तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और उसके पैर छूते हुए कहती है, माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए।
खुश रह बहू, आज तो तेरी शादी की सालगिरह है। एक काम कर, तू और धीमेश पहले मंदिर हो आओ, उसके बाद हम आगे का कुछ देखेंगे। माँ जी, लेकिन वो तो सुबह जल्दी उठकर ऑफिस चले गए। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने उनके लिए उनकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है, तो सोच रही हूँ मंदिर से लौटते समय उनके ऑफिस होकर आऊँ। उनको मंदिर का प्रसाद भी दे दूंगी और मुंह भी मीठा करा दूंगी। हाँ, ये सही रहेगा, जा बहू। सरिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पार्वती धीमेश के ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो धीमेश के कैबिन में पहुँचती है, वो रूपाली को धीमेश के गले से लगे हुए देखकर कहते हुए सुनती है, मैंने तो सोचा था कि तुम आज का दिन अपनी गवार वाइफ के साथ बिताओगे, लेकिन ऑफिस आकर तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। आई लव यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ। रूपाली की बात सुनकर पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपने सामने अपने रिश्ते का मजाक बनते देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर जाकर रूपाली और धीमेश को बहुत सुनाती है और रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। उसको रोते हुए देखकर सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं और उनके पूछने पर पार्वती धीमेश के बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सब हैरान होते हैं। तभी धीमेश वहाँ आता है, जिसे देखकर सरिता कहती है, बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो अपनी बहू को उसके संस्कारों और परिवारों के प्रति उसके प्यार को लेकर बोलती थी कि बहू बिल्कुल अनुपमा जैसी बहू है, लेकिन तूने तो सच में उसके पति जैसी ही हरकत करके मेरी बहू को अनुपमा बहू जैसी बना दिया है। माँ, आप मेरी बात तो सुनिए। वो बस अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। अब तक मैंने आपके हर गलत बर्ताव को बर्दाश्त किया, ये सोचकर कि आप मेरी फैमिली हो, लेकिन आपका ये धोखा मुझे बर्दाश्त नहीं है। और सब कुछ जानने के बाद आपके साथ रहना अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है, जो मैं नहीं कर सकती। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जल्दी ही तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगी। पार्वती इतना कहकर अपना सामान पैक करके धीमेश और उसके घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और दोबारा फिर कभी लौट कर नहीं आती। इस तरह से धीमेश को अपनी गलती की सजा पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। साथ ही उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। दामिनी के बेटे रोहन का काम छूट गया था और वो लगातार अपनी जॉब के लिए जदोजहद में लगा हुआ था। इसी बीच दामिनी की बहू रूही अपने पति और घर के लिए काफी परेशान थी। और तो और अब करीब 1 महीना बीत जाता है, लेकिन रूही के पति रोहन को काम नहीं मिलता। एक रोज रूही किचन में खाना बना रही थी, तभी रूही के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही रूही को आवाज लगाते हुए कहती है, दामिनी, अरे ओ दामिनी, कहाँ है तू? लगता है घर में कोई है ही नहीं, बाद में आती हूँ। अरे आंटी जी, माँ जी नहीं है, कहाँ जा रही हैं आप? आई हैं तो आप थोड़ा बैठ ही लीजिए। कहाँ से आवाज आ रही है? दिख तो कोई नहीं रहा है। कौन है? सामने आओ, नहीं तो इस उम्र में डर से ही मेरा दौरा पड़ जाएगा। इतना सुनने के बाद ही रूही किचन से निकलती है और विमला आंटी से कहती है, अरे आंटी जी, घबरा क्यों गई आप? मैं तो यही हूँ। वो दरअसल इडली सांभर बना रही थी, खाएंगी आप? बहू, खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन घर पर भी खाना बना कर आई हूँ। आप बैठो, ये कोई पेट भरने की चीज थोड़ी ही है। खाकर बताओ कैसी बनी है। मेरी माँ बनाती थी, बहुत ही टेस्टी, और आज मैंने भी ट्राई किया है। अब जैसे ही रूही विमला के लिए प्लेट में इडली सांभर लेकर आती है, तो विमला रूही से कहती है, क्या बात है बहू, खुशबू तो एकदम ओरिजिनल आ रही है तेरे इडली सांभर से। अरे विमला आंटी, खाकर तो बताओ कैसी बनी है। इतना कहने के बाद विमला कई सारी इडली खा जाती है। रूही विमला को लाकर देखकर परेशान हो जाती है और अब करीब 10 इडली और कई कटोरी सांभर खाने के बाद विमला रूही से कहती है, बहू, अब जा रही हूँ, घर पर भी खाना खाना है, वरना बच्चे कहेंगे कहाँ से खाकर आई हुई हूँ। सच में ये पेट भरने की चीज नहीं है, अभी तो भरपेट खाना भी खाना है। अरे विमला आंटी, बिल्कुल पेट भरकर ही खाना खाना, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब रूही की सास दामिनी और पति रोहन भी जब रूही के हाथों का इडली सांभर खाते हैं, तो वो भी रूही के हाथों के बनाए हुए इडली सांभर की बहुत तारीफ करते हैं। और रोहन अपनी पत्नी रूही से कहता है, बहुत ही अच्छे बने हैं तुम्हारे हाथ के इडली सांभर, मजा आ गया खाकर। सच में बहू, इतनी अच्छी तो तू रोटी भी नहीं बनाती, जितने अच्छे तो इडली सांभर बनाती है। क्यों नहीं तू एक इडली सांभर की दुकान लगा लेती? रोहन की जॉब भी छूटी हुई है, घर में भी थोड़ी मदद हो जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं माँ जी। आप ये बताओ, सच में मुझे ये दुकान खोलनी चाहिए?
हाँ हाँ रूही, सुबह शाम घर का काम होता है। माँ भी तुम्हारे साथ दुकान पर रह लेगी। वाकई बहुत अच्छी बनाई है इडली। अब रूही की सास और उसका पति रूही के लिए एक अच्छा ढाबा खुलवाते हैं। अब रूही का इडली सांबर की दुकान शुरू में तो मंदी चलती है, लेकिन बाद में वो जब लोगों को पता चलता है कि रूही का इडली सांबर बेचने का अंदाज ही अलग है, तो धीरे धीरे उसके ढाबे पर लोगों का आना शुरू होता है। एक रोज एक आदमी रूही के ढाबे पर आता है और वो एक प्लेट इडली सांबर ऑर्डर करता है। अरे ये क्या है? सैल्यूट है मैडम आपको। वाकई लोग इससे कुछ सीखेंगे। वैसे तो मैंने ज्यादातर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही देखे हैं ऐसे देशभक्त लोग। जी सर, मैंने कुछ अलग करने का सोचा और मुझे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया। जी मैं एक रिटायर फौजी अफसर हूँ। आपकी दुकान के चर्चे सुने थे तो मैं यहाँ इडली सांबर का मजा लेने आ गया और मुझे तो ये देखकर ही लाजवाब लग रहा है। वाकई बहुत ही बढ़िया है। अब वो फौजी उस इडली सांबर की भी खूब तारीफें करता है। धीरे धीरे रूही के ढाबे पर लोगों का आना होने लगता है और रूही के ढाबे की सेल भी बढ़ जाती है। एक दिन में रूही अपने ढाबे से 15,000 की कमाई कर लिया करती थी। ये देखकर रूही का पति और उसकी सास दामिनी भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अब इस खुशी में कोई तो खलल डालेगा ही, और वो थी विमला, जो एक रोज रूही के ढाबे पर आती है और रूही से कहती है, बहू आज बहुत भूख लगी हुई है, ला लगा दे इडली सांबर की एक प्लेट। अरे विमला आंटी, आप अभी लगा देती हूँ आपकी इडली सांबर की प्लेट। अब रूही अपने ढाबे पर काम करने वाले छोटू को कहलवाकर विमला के लिए इडली सांबर की प्लेट लगवा देती है, लेकिन विमला रंगीन इडली सांबर को देखकर रूही के ढाबे पर ड्रामा कर देती है। ये क्या रंगीन इडली बनाई हुई है बहू तूने? नाना, ये सब मैं ना खाती, ना ही किसी को खाने देती हूँ। आंटी जी, ये क्या तरीका है और इससे क्या ही प्रॉब्लम है? अरे ये जहरीले रंग वाले इडली लोगों को बीमार करेंगे बहू, तुझे अकल नहीं है क्या? आंटी जी, इसे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में ये बहुत स्वादिष्ट है, बाकी इडलियों की तरह ही। अब विमला का ये तमाशा देखकर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, अरे माता जी, ये कोई जहरीली इडली नहीं है, बस में थोड़ा सा रंग ऐड किया गया है ताकि ये रंगीन बने। इससे सेहत पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जी इन्हें कोई तो समझाए, ये कब से अजीब हरकत कर रही हैं। आंटी जी ऐसा क्यों कर रही हैं आप? शांत भी हो जाइए अब विमला का ये तमाशा देखकर दामिनी भी रूही के इडली सांबर के ढाबे पर आती है और विमला से कहती है, साफ साफ बोल ले, तुझसे मेरी बहू की तरक्की नहीं देखी जाती। जल रही है तू मेरी बहू से, है ना? अरे मैं क्यों जलने लग गई तेरी बहू से? जो सच है वही बोल रही हूँ। ऐसे भी रंग बिरंगी भला कोई इडली हुई है? विमला क्यों कर रही है इतना तमाशा? कोई दिक्कत आ रही है तो बैठ कर बात कर लेते हैं, चल यहाँ से। अब जैसे तैसे विमला को दामिनी उसके घर तक पहुँचाती है और जब रात को रूही घर आती है तो उसकी बहू दामिनी विमला को कहती है, बहू विमला क्या करने आई थी? कहीं तूने तो उसे ढाबे पर नहीं बुलाया था? नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं होती, तो भला मैं उन्हें कैसे बुला सकती हूँ? वो किसी बुरे इरादे से ही आई थी। बहू अब कभी वो ढाबे के पास भटकती हुई नजर आए ना तो मुझे एक फोन कर दियो। इस विमला की बच्ची का भूत भगाती हूँ। समझती क्या है ये अपने आप को? हाँ माँ जी, आपसे ही उनका भूत भागता है, आपको जरूर बुलाऊंगी। अब अगले ही दिन रूही देखती है कि विमला उसकी दुकान की तरफ आ रही है और जिस समय विमला दुकान पर आती है उस वक्त दामिनी भी दुकान पर थी और जैसे ही विमला ढाबे पर पहुंचकर कुछ बोलने वाली थी, रूही उसके मुंह में इडली ठूस देती है और विमला उसे खा लेती है। उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ही कई सारी इडली रूही विमला के मुंह में ठूसती है। ये देखकर विमला रूही को रुकने को कहती है, बहू मैं तुझसे यहाँ माफी मांगने आई हूँ कल के ड्रामे के लिए, और तू है कि मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही है। अच्छा आंटी जी, ऐसी बात है, मुझे तो लगा कहीं आज भी आप बखेड़ा ना खड़ा कर दो। नहीं नहीं, तू तो अपनी है और दामिनी से तो मेरी खूब बनती भी है। क्यों दामिनी, कभी बताया तूने तुझसे मेरी कितनी बनती है? इस तरह अब दामिनी और विमला मुस्कुराती हैं, जिसके बाद दामिनी की बहू का ढाबा अच्छे से चलता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।